हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स। और फिजिक्स का चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे जो है मात्रक एवं मापांक। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। सीधी बात मैं करूंगा कि हम वही न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में देखेंगे जो आपसे बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि फिजिक्स में एक अच्छा नंबर स्कोर करना, उनके लिए जरूरी है न्यूमेरिकल को भी पढ़ना। तो आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को करा रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है कि कॉपी पेन लेकर बैठे और एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते हुए, समझते हुए, सीखते हुए आगे बढ़े। तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं और एक एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम समझेंगे जी। तो मात्रक एवं मापांक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका न्यूमेरिकल हम देखेंगे जी। तो यहाँ पे हमारा पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ जाता है जो कि बार बार पूछा जाता है। एक बार मैं कलर कॉम्बिनेशन कलर ले लूं, कलर चूज कर लूं, जिससे आपको बेनिफिट होगा। चलिए, तो यहाँ पे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि किसी आयताकार ब्लॉक की लंबाई, कोई भी आयताकार ब्लॉक है तो उसकी लंबाई कितना है, 5.24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी लंबाई 5.24 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3.12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है। तो उचित सार्थक अंक का प्रयोग करते हुए उसका आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब सीधी बात अगर हम कहें ना, तो अगर हम इसकी सीधी बात करें तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है, आयतन हमें ज्ञात करना है। और किसके, सार्थक अंक का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है जी। सार्थक अंक का प्रयोग करके हमें इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखेंगे। थोड़ा सा कॉल आ रहा है, मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। ये थोड़ा सा कॉल आ रहा है, ठीक है, मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि किसी आयताकार ब्लॉक की लंबाई, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, लंबाई हमें दिया गया है। तो लंबाई एल का जो मान दिया है वो हमारा दे दिया है 5.24 सेंटीमीटर। फिर हमें दिया है चौड़ाई, तो इसको सभी को हमें लिखना होगा। चौड़ाई को 20 से दर्शाते हैं और ये हमारा 3.12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दे दिया है कितना, ऊंचाई ऊंचाई है हमारा h, और ये कितना है 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ये सब का मान दे दिया है। तो सबसे पहली बात इतना हमें लिखना है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें दे दिया है, तो इतना हमने लिख दिया। हमारा क्या लक्ष्य है कि आयतन ज्ञात करना। तो हम लिखेंगे तब आयतन। तो आयतन का क्या फॉर्मूला होता है दोस्त, तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। यही होता है ना फॉर्मूला। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। अब इस पर हम लगा देते हैं, तो इन सब का मान हम रख देते हैं। तो आयतन, आयतन इक्वल टू लंबाई कितना दे दिया है 5.24, 5.24 दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है 3.12 और ऊंचाई दे दिया है 2.4। तो इतना हमारा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान हमारा दे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5.24 में 3.12 का गुणा कराते हैं। तो गुणा कराएंगे तो 5 यही 15, और ये अगर गुणा हो जाता है तो आप गुणा करा कर देख लीजिएगा 16.3488 आ जाएगा। ये आप इसका और इसका गुणा कराएंगे ना, 5 जो 5.24 है और 3.12 है, ये दोनों का पहले इन दोनों का गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 16.3488। अब उसके बाद आप गुणा किसको करा देंगे, 2.4 जो लिखा है 2.4 इससे करा देंगे। तो जब हम इतने का गुणा इससे कराएंगे तो आप गुणा करा कर देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 39.23712 इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारा किसका मान निकला, ये आयतन का मान निकला। अब देखिए ये तो हमारा आयतन का तो मान इतना निकल गया, इतना हमारा आयतन का तो मान निकल गया, परंतु हमसे यहाँ पे कह रहा है कि सार्थक अंकों का प्रयोग करते हुए आयतन निकालना है। तो सार्थक अंक का प्रयोग करके हमें आयतन का मान बताना है। तो आयतन का मान दशमलव में आया है ना, तो सार्थक अंक का प्रयोग करके निकालना है। तो यहाँ पे एक बात हम सार्थक अंक जब पढ़े थे टॉपिक,
तो उसमें हम अगर सार्थक अंक देखें तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो अगर हमसे कोई पूछ दे तो लंबाई में अगर हम देखें ना सार्थक अंकों के नियम से, देख लीजिए यहां पे हम लिख देते हैं सार्थक अंक के नियम से। तो सार्थक अंकों के नियम से अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो लंबाई में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? एल का मान कितना दिया है? 5.24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 1 2 3, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। चौड़ाई यहाँ पे दिया है, जो चौड़ाई दिया है, चौड़ाई का मान कितना दिया है? 3.12 दिया है, 3.12। तो इसमें भी 1 2 3, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगा। और ऊंचाई, ऊंचाई जो हमारा दिया है, ऊंचाई का सार्थक अंक ऊंचाई में कितना है? 2.4 है, 2.4 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 2 हो जाएगा। 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या इसको क्यों कर रहे हैं? हमें तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए, बट हम ये सार्थक अंक के नियम से ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि नियम, ये सार्थक अंक का नियम ये कहता है कि गुणा से प्राप्त, ये जो गुणा हुआ है, तो गुणा से प्राप्त जो उत्तर आता है ना, उसमें सार्थक अंक, उसमें उत्तर में सार्थक अंकों की संख्या हम उतना ही लेते हैं जितना दिए गए अंकों में सबसे कम सार्थक अंकों की संख्या होती है। तो सबसे कम जो प्रश्न में दिया गया है अंक, इसमें सबसे कम सार्थक अंक किसका है? तो इसी का तो है 2। सबसे कम सार्थक अंक 2 है ना, तो इसलिए जो उत्तर आया है इसमें भी हम सार्थक अंकों की संख्या 2 ही तक लेंगे। ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे नियम लिख देते हैं। क्या नियम कहता है? कि गुणा से, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, गुणा में उत्तर में उतने ही सार्थक अंक, गुणा में उत्तर में उतने ही सार्थक अंक रखा जाता है, रखे जाते हैं। गुणा में उत्तर में सार्थक अंक उतने ही रखे जाते हैं जितने, जितने क्या होते हैं? जितने सबसे कम दिए गए हैं। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं गुणा में जो उत्तर है उसमें सार्थक अंक उतना ही रखा जाता है जितना सबसे कम दिया गया है। तो सबसे कम प्रश्नों में सार्थक अंक कितना दिया गया है? सबसे कम 2 दिया गया है। तो इसीलिए इसमें अगर सार्थक अंक अगर देखें, आयतन का मान कितना दिया है? तो आयतन बराबर हमने निकाला है मान, तो वो निकाला है 39.23712 सेंटीमीटर, इतना लिखा है ना। तो सार्थक अंक इसमें हम 2 ही अंक तक लेंगे, तो 2 अंक कितना हो जाएगा? 3 और 9, मतलब 39 हो जाएगा ना आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 39 हमारा हो जाएगा। तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा जी? 39 हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया जी 39। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 39। समझ रहे हैं? तो सार्थक अंकों के लिए कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। और हमारा आयतन का मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हम लिख देंगे। तो कितना? 39 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर होगा। ये समझे ना क्यों हमने ये दशमलव वाला छोड़ा? क्योंकि सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम जो दिया गया है वो 2 है, तो इसीलिए 2 अंक तक ही हमने सार्थक अंक लिया है। आशा करता हूं पहला आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान दिया था, आयतन का मान पूछ रहा था। तो आयतन का मान हम फॉर्मूला जानते हैं, गुणा केवल करा दिए, उत्तर आ गया। परंतु हमें केवल कहा था, यहाँ पे एक और चीज कह दिया था कि सार्थक अंक का प्रयोग करके उत्तर दीजिएगा। तो इसीलिए सार्थक अंक का हमने प्रयोग किया है। तो हमें ये पता चला कि हमें गुणा में जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें सार्थक अंकों की संख्या हम उतना ही लेंगे जितना ये प्रश्न में दिए गए अंकों की होंगी। तो प्रश्न में दिए गए अंकों में सबसे कम कितना था? इसका ऊंचाई का 2 था, तो इसीलिए हमने 2 यहाँ तक अंकों की सार्थक अंक लिया है। तो वो कितना हो गया? 39 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
दूसरा हमारा क्वेश्चन है किसी लंबाई को 5 बार मापने पर निम्नलिखित मान प्राप्त हुए। मतलब किसी लंबाई को 5 बार मापने पर निम्नलिखित मान प्राप्त हुए। कितना कितना प्राप्त हुआ है जी? कोई भी किसी भी लंबाई को मापे हैं तो पहला इतना प्राप्त, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार ये प्राप्त हुआ है। तो कह रहा है कि औसत मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें औसत मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या हमें मान दिया गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल। तो हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है? मापित मान, तो मापित मान क्या दिया है? x1 मान लेते हैं, इसको x1, इसको x2, x3, x4, x5 हमने ऐसे मान लेते हैं। तो x1 का मान कितना दे दिया है? तो 10.2 सेंटीमीटर। फिर x2 का मान हमारा कितना दे दिया है? तो वो हमारा दे दिया है 10.3 सेंटीमीटर। फिर x3 का मान कितना दे दिया है? तो x3 का मान दे दिया है 10.1 सेंटीमीटर। x4 का मान कितना दे दिया है? तो x4 का मान दे दिया है 10.2 सेंटीमीटर। x5 का मान कितना दे दिया है? तो x5 का मान जो दे दिया है वो 10.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ये x1, x2, x3, x4, x5 ये हमारा मापित मान है। हमसे पूछ रहा है औसत मान बताइए। ठीक है, तो औसत मान हम बता देते हैं जी, क्या दिक्कत है? तो हम लिख देते हैं औसत मान। तब औसत मान, तो औसत मान बराबर क्या होता है? औसत मान बराबर होता है ना, औसत मान बराबर होता है मापित मान जितना दिया हुआ है इसका योग। तो हम इसका योग कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। तो ये हमने सभी मापित मानों को योग कर दिया। और जितने मापित मान होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 जितने होंगे तो उतने से हम भाग दे देंगे। तो 5 है तो 5 से हमने भाग दे दिया। तो मापी गई मान और उसका संख्याओं का योग, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से हमने क्या कर दिया? भाग दे दिया। तो ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। इसको आपको केवल क्या करना है? याद करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका अगर हम रखते हैं, अगर इसका हम मान रखते हैं तो क्या निकलता है? औसत मान। अब x1 का मान कितना दिया है? तो x1 का मान दिया है 10.2, फिर x2 का मान दिया है 10.3, फिर 10.1, फिर 10.2 और फिर 10.4। ये हमारा इतना दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, ये इतना दे दिया। अब 5 से हम भाग दे देते हैं, 5 से हम भाग दे देंगे तो औसत मान अब कितना हो जाएगा? तो देख लीजिए, 2 3 5 6 7 8 और 9 10 11 12, तो 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1, 10 20 30 40 50 और 50 1 51, तो 51.2 हो जाएगा। 51.2 हो गया। अब भागे क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। तो 5 से अगर हम भाग देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 5 × 50 मतलब 10.24। 10.24 ये हमारा क्या आ जाएगा? ये इतना हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा औसत मान हमारा निकल गया जी। इसमें कुछ है? ये हमारा मापित मान दिया गया है, फॉर्मूले पे केवल हमने रखा है और सॉल्व किया है तो निकल गया है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए दोस्त, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु है, उसकी वास्तविक लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, जबकि मापी गई लंबाई कितना है? कोई भी व्यक्ति है वो मापा है, तो मापी गई लंबाई कितने है? 19.8 सेंटीमीटर आया है। तो निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने को कह रहा है कि आप निरपेक्ष त्रुटि हमें बताइए कितना हुआ है। तो क्या दिक्कत है, हम बता देते हैं जी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिए वास्तविक लंबाई, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे दिया गया है।
अब जो जो हमें यहाँ पे दिया है उसको पहले हम लिखेंगे। तो क्या क्या दिया गया है? तो पहले हमें दिया है वस्तु की वास्तविक लंबाई, वस्तु की वास्तविक लंबाई। वस्तु की वास्तविक लंबाई कितनी है? तो वस्तु की वास्तविक लंबाई है 20 सेंटीमीटर। वस्तु की वास्तविक लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अब जबकि मापी गई लंबाई जो है, मापी गई लंबाई, अब मापी गई लंबाई कितनी है? तो मापी गई जो लंबाई है वो 19.8 सेंटीमीटर है। ये मापी गई लंबाई हमें दे दिया है और यहाँ पे हमें निरपेक्ष त्रुटि हमसे पूछा जा रहा है। तो सीधी बात है जी, निरपेक्ष, सॉरी स्टूडेंट मैं माफी चाहूंगा, वीडियो बीच से कट गया था क्योंकि लाइट ऑफ हो गया था। चलिए अब हम देख लेते हैं। तो वास्तविक की वस्तु की वास्तविक लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया है, अब मापी गई लंबाई कितना है? 19.8 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा गया है, हमसे कह रहे हैं निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला होता है कि जो कि वस्तु की जो वास्तविक लंबाई है, ठीक है, वस्तु की जो वास्तविक लंबाई है, ठीक है, उसमें से मापी गई लंबाई का हम अंतर निकालते हैं। मापी गई लंबाई का क्या निकालते हैं? हम अंतर निकालते हैं, ठीक है। अंतर का मतलब घटाना नहीं होता, अंतर का मतलब होता है डिफरेंट। इन दोनों में कितने का डिफरेंट है ये हमसे पूछा गया है। निरपेक्ष त्रुटि में हम ये निकालते हैं। तो इसका अगर हम आगे निकालते हैं तो निरपेक्ष त्रुटि का जो मान यहां से निकलेगा, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि का जो मान निकलेगा तो वो 20 में से 19.8 चला जाएगा तो 0.2 आ जाएगा। तो ये 0.2 आया ना, ये 0.2 आया, ये हमारा निरपेक्ष त्रुटि का मान हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है जी, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सेंटीमीटर में हमारा उत्तर है, सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये हमारा सेंटीमीटर, ये हम क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर में उत्तर देंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी तरीके के सभी हम इजी और हार्ड सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। फोर्थ नंबर हमारा क्या कहता है? हमारा कह रहा है कि किसी छड़ की लंबाई 5 बार मापने में क्रमशः, मापने पर क्रमशः इतना, इतना, इतना और इतना और तथा इतना प्राप्त हुआ है। अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ भी सकते हैं आप। कितना लिखा है? 12.52 सेंटीमीटर, फिर 12.48 सेंटीमीटर, इस तरीके से 5 बार मापने पर ऐसा मिला है। तो कह रहा है कि माध्यमान, फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो 3 चीजें हमें याद करना है। चलिए हम एक एक करके सब कुछ ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 बॉक्स ले लेते हैं जिससे कि आसानी से हमें समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहली बात हम ऐसा मान लेंगे कि एक छड़ की लंबाई को 5 बार मापा गया है, तो इसको हम मापी गई ये सभी लंबाई है, तो मापी गई लंबाई को हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे हम? कि दिया गया है। अब क्या कह दिया गया है? मापी गई लंबाई, मापी गई लंबाई है। अब मापी गई लंबाई कितनी है? तो x1 इक्वल टू कितना दिया है? तो 12.52 सेंटीमीटर। फिर हमारा x2 इक्वल टू कितना दिया है? 12.48 सेंटीमीटर। फिर x3 इक्वल टू, x3 इक्वल टू 12.51 सेंटीमीटर। फिर x4 इक्वल टू, x4 इक्वल टू 12.49 सेंटीमीटर। x5 इक्वल टू, x5 इक्वल टू 12.50 सेंटीमीटर। तो इतना हमारा सबसे पहले ये हमारा x1, x2, x3, x4 और x5 का मान दिया है। तो ये हमारा मापी गई लंबाई है। हमसे कहा गया है कि सबसे पहले माध्य मान ज्ञात कीजिए। माध्य मान मतलब होता है औसत मान, माध्य मान को ही औसत मान हम कहते हैं, ये बात आपको पता ही होगा। तो माध्य मान हम यहाँ पर लिख देते हैं, माध्य मान। तो माध्य मान कैसे निकलता है जी? तो देखिए, जितनी भी माध्य मान तभी निकलता है, माध्य मान का फॉर्मूला होता है, माध्य मान या औसत मान का भी हमने बताया था कि जितनी मापी गई लंबाई है उन सभी का योग।
अब बटे जितनी बार मापी गई है, मापी गई संख्या, ठीक है। तो इन सबको हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 12.52 प्लस 12.48 प्लस 12.51 इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 51 प्लस 12.49 प्लस 12.50 50, ठीक है। इतना हमारा इन सबको हमने ऐड कर दिया है। अब कितनी बार मापी गई है, 1 2 3 4 5, 5 बार मापी गई है तो 5 से हम भाग दे देंगे। इतना हमारा सीधा सा क्या होता है, काम होता है, इतना काम हम कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम जोड़ लेते हैं, तो आप जोड़ेंगे तो ये 12 बार 24 बार 23 36 बार 4 48 12 25 60, 60 तो ऐसे ही हो गया। तो ये आपका लगभग जो हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अगर आप इन सबका जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 62.50, 62.50 आ जाएगा, बटे 5 आ जाएगा माध्यमान, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप अगर भाग दे देते हैं तो 5 से अगर भाग दे देते हैं तो 12.50 सेंटीमीटर, ये हमारा इतना क्या आ जाएगा, माध्यमान आ जाएगा। माध्यमान कितना आ जाएगा, इतना हमारा आ जाएगा जी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे माध्यमान ज्ञात कर लिया, आप भाग देकर देख सकते हैं आपका इतना आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, अब मैं आपको यहाँ पे क्या बात बता रहा हूं, ये समझिएगा। पहला तो हमारा यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, माध्यमान ज्ञात कर लिए। दूसरा हमारा क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करना, यही है ना। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए हमें पता करना है पहले निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि जब तक नहीं पता रहेगा तब तक माध्य निरपेक्ष त्रुटि नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लिखेंगे तब निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि का जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला होता है कि मापी गई जो लंबाई है उसमें से माध्यमान को हम घटा देते हैं, उसमें से क्या करते हैं, माध्यमान का अंतर करते हैं, वास्तव में घटाते नहीं, अंतर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, इनका अंतर करेंगे। तो सीधी बात है, यहाँ पे अंतर कर लेते हैं। तो देख लीजिए, अगर हम इसका अगर अंतर करें इनका तो x1, सीधी बात है यहाँ पे पहले के लिए अगर फर्स्ट के लिए देख लेते हैं तो x1 के लिए, x1 का मान कितना है, 12.50 है, सॉरी 12.52 है। इसमें का हम इसको इसको इन 5 माध्यमान है इसका, इन दोनों का अंतर कर देंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना है जी, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। अरे भैया 12 12 है, ये 52 है, ये 50 है, तो पॉइंट 50 और 2 52 में 2 ही करना, तब 0.2 सेंटीमीटर। तो ये पहले के लिए हो जाएगा, x1 के लिए, x1 के लिए निरपेक्ष त्रुटि का मान ये हो जाएगा। अब x2 के लिए अगर हम देख ले तो x2 के लिए क्या हो जाएगा, 12.48 है, तो 12.48 में हम कितना 12.50 को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। वास्तव में हम यहाँ पे घटा नहीं रहे हैं, याद रखेंगे, ये वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं। अंतर नहीं, ये मॉड में होता है, तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो एक रेखा भी इस तरीके से, ये मॉड है तो वो हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये 12.48 है और ये 12.15 है, तो इसमें भी 0.2 का ही अंतर आएगा। अब कोई कोई कहेगा सर ये वाला अधिक है तो माइनस आगे है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, तो ऐसा नहीं है, माइनस हम नहीं लगाएंगे क्योंकि अंतर यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन दोनों में के बीच का अंतर इतना ही होगा तो इतना हम लिख देंगे। यहाँ पे माइनस में हम नहीं लिखते हैं आंसर। फिर x3 का क्या हो जाएगा, x3 का क्या हो जाएगा, 12.51 है, तो 12.51 में क्या करते हैं, 12.50 को घटा देंगे तो कितना 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर आ जाएगा x4 का, तो x4 का क्या हो जाएगा 12.49, 12.49, अब माइनस क्या हो जाएगा, -12.50,
इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये भी 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अंतिम हमारा आ जाता है एक, क्या है, x5, x5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12.15, 12.50, 12.50, अब माइनस क्या कर देते हैं 12.50 में, 12.50, 12.50 को घटा देंगे तो 0.0 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा देख लीजिए, ये जो जो वैल्यू आया है ना यहाँ पे, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ये सब हमारा क्या है, निरपेक्ष त्रुटि का मान है। ये सब क्या है जी, ये सभी क्या है, निरपेक्ष त्रुटि का मान है। तो अब हम यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना था, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तब हम यहाँ पे लिखेंगे कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आप याद रखेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है डेल एक्स। और डेल एक्स बराबर क्या होता है, डेल एक्स बराबर क्या होता है जी, तो ये बात आप याद रखेंगे, डेल एक्स बराबर होता है जितना हमने निरपेक्ष त्रुटि ये है इन सब का योग। तो निरपेक्ष त्रुटि का योग करेंगे तो 0.2 है, फिर 0.2 है, फिर 0.1 है, फिर 0.1 है, और एक 0.0 है। ठीक है, इतना कर दिए। अब बटे में जितना निरपेक्ष त्रुटि है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 5 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला है। तो अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो देख लीजिए, 2 2 4 1 5 1 6, तो 0.6 हो जाएगा, और ये हमारा 5 हो जाएगा। 0.6 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। तो अच्छा, अच्छा, एक हमने गलती किया है, क्या क्या हमने गलती किया है बाबू, 12.52 में से 12.5 जीरो को अगर घटाएंगे तो 0.02 आएगा ना। ये थोड़ा सा हमने क्या मिस्टेक किया है, बात को समझिएगा। यहाँ पे 0.02 होगा, यहाँ पे भी 0.02, यहाँ पे 0.01 होगा, यहाँ पर 0.01, और यहाँ पे 00। ये थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है। क्या गलत किया है, यहां पर 12.52 में से ये घटेगा तो 0.02 आएगा, फिर यहाँ पर भी 0.02 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 51 में से यहाँ पे 0.01 सेंटीमीटर, और 0.01 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 50 50 जीरो, तो 0.0 सेंटीमीटर ये आएगा। तो ये थोड़ा सा मान भी हमने तो गलत लिखा है ना, ये तो मान ही हमने गलत लिख दिया है। डेल एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 0.02, फिर 0.02, फिर 0.01, फिर 0.01, फिर 0.0, इतना हो जाएगा। और इन सब का जोड़ेंगे, 2 4 6 1 7, सॉरी 2 2 4 5 1 6, तो 0.06 हो जाएगा। अब भागे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं माफी चाहूंगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब जाहिर सी बात है, आप इसका भाग दे दीजिए, तो 5 में अगर इसका भाग देते हैं तो भाग देकर देख लीजिएगा 0.012 आ जाएगा। तो 0.012 सेंटीमीटर जो आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला हो जाएगा। सॉरी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान हो जाएगा। तो पहला हमने क्या किया गया, ज्ञात किया था, पहला हमने माध्य मान का मान ज्ञात कर लिया। फिर हमारा दूसरा माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा था, तो इसको भी हमने ज्ञात कर लिया। अब तीसरा अंतिम बचा हुआ है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि का भी एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा अभी। प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू क्या होता है, ये आप याद रखेंगे, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि एरर, तो एरर, प्रतिशत एरर इक्वल टू, प्रतिशत एरर इक्वल टू होता है डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100। ये आपका होता है जी, डेल एक्स बाई 100 होता है। जहां पर ये डेल एक्स क्या है, डेल एक्स मतलब यही है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि, एक्स क्या है, माध्यमान। तो माध्यमान अगुणे 100, ये फॉर्मूला होता है प्रतिशत त्रुटि का। तो अगर हम इस पर मान रख देते हैं, तो एरर, एरर इक्वल टू क्या होता है, तो डेल एक्स इक्वल टू 0.012 हो जाएगा। एक्स का मान जो है, एक्स नीचे एक्स है, तो एक्स का मान मतलब माध्य मान कितना है, तो ये 12.50 है, और गुणे 100 है तो 100 हम कर देंगे।
अब इसको अगर हम गुणा करा देते, 100 इसमें गुणा होगा तो ये जो दशमलव है ये 2 अंक इधर हो जाएगा, तो 2 अंक इधर का मतलब 1.2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, ये 12.50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें अगर आप भाग दे देते हैं तो जाहिर सी बात है इसका अगर इसमें भाग देते हैं तो 0.096%, 0.096% ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा जी। इसको आपको याद रखना है, देख लीजिए, ये आपको याद रखना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि का एरर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि हमने 3 फॉर्मूले पर डिस्कस किया है और 3 हमें मान निकालना था वो हमने निकाल दिया है। पहला, प्रतिशत त्रुटि के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, जिससे कि आपको आसानी हो ये निकालने में। प्रतिशत त्रुटि का ये फॉर्मूला है, ठीक है, क्या है, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू माध्य निरपेक्ष त्रुटि बदे माध्य मान गुणे 100। और दूसरी बात, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का ये हमारा फॉर्मूला होता है, भागे यहाँ पे 5 कर दीजिएगा, यहाँ पे 5, जितना हमने निरपेक्ष त्रुटि निकाला है उन सबका योग, अब बटे जितना उनकी संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे। अब माध्य मान का हमने बताया ही है कि जितना मापी गई मान है उनका सभी का योग, अब बटे मापी गई संख्या, तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार में हमने भाग दे दिया है। तो ऐसे निकाला जाता है दोस्त, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा क्वेश्चन हार्ड था, एक क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन को जाना है, इसीलिए आगे हम क्वेश्चन को बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है 5th नंबर। अब 5th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। 5th नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबाई की 3 माप निम्नलिखित है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 है, तब माध्यमान और क्या कह रहे हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो माध्यमान कह दिया, अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि हमें ज्ञात करने के लिए कह दिया है, तो सीधी बात है, अभी जैसे हमने निकाला है वैसे ही हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं जी। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस तरीके से 3 बॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, हल में हम क्या लिखेंगे जी, दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है, दिया गया है लंबाई की माप, लंबाई की माप दिया गया है, कितना दिया गया है, पहला x1 इसको मान लेते हैं, x1 का मान 5.2 सेंटीमीटर, फिर x2 का मान 5.3 सेंटीमीटर, फिर x3 का मान 5.4 सेंटीमीटर। ये आपको क्या करना है, ये सभी आपको याद रखना है। मतलब क्या है, मापी गई लंबाई है, लंबाई की मतलब मापी गई लंबाई है, तो इतना हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि इतना है, तो हमें माध्य मान ज्ञात करना है, माध्य मान मतलब औसत मान, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तब औसत मान। औसत मान बराबर क्या होता है जी, मापी गई जो लंबाई है उनका योग। तो सबसे पहले हम इनका योग कर देते हैं ऊपर, तो 5.2 हो गया, फिर 5.3 होए, और फिर 5.4 है, मापी गई लंबाइयों का योग हो गया। अब बटे कितना है, 1 2 3, तब 3 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं तो फिर आता है हमारा औसत मान। तो औसत मान इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए, 2 3 5 4 9, तो ये 0.9 हो जाएगा, और 5 10 15, तो ये हमारे 15 हो गए, तो 15.9 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितने बार में, 5 तिया 5 3 तिरिका 9, तो 3 हो जाएगा, और 3 पचे 15, मतलब 5.3। तो 5.3 क्या हो जाएगा, 5.3 हमारा औसत मान हो जाएगा, ठीक है, 5.3 हमारा औसत मान हो जाएगा। और ये 5.3 किस में आया होगा, ये जो 5.3 है, ये 5.3 है, ये सेंटीमीटर में आया होगा। कैसे सेंटीमीटर में दोस्त, क्योंकि सभी वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में हम लिख देंगे। तो पहला आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने क्या निकाला है, कैसे हमने औसत मान निकाला है, ये फॉर्मूला आप सबको याद हो गया होगा।
अब हमारा दूसरा काम कह रहा है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करना। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि तब हम ज्ञात कर पाएंगे, पहले हम निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे तब निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि के लिए क्या हमने बताया है कि देखिए, जो मापी गई लंबाई है उसमें से जो औसत मान है इन दोनों का अंतर करते हैं। तो x1 के लिए अगर हम कर दें तो x1 के लिए क्या हो जाएगा, तो ये 5.2 है, 5.2 और माइनस क्या हो जाएगा 5.3, इन दोनों का मॉड हम इस तरीके से कर देते हैं। तो इनमें 5.2 और 5.3 में कितने का अंतर है, 0.1 सेंटीमीटर का अंतर है। तो ये हमारा हो जाएगा x1 के लिए। फिर x2 के लिए क्या हो जाएगा, तो 5.3 है, तो 5.3 और माइनस 5.3 अब बटे इसकल टू क्या हो जाएगा 0.0 सेंटीमीटर। 5.3 में से 5.3 इन दोनों में अंतर कितना है 0.0 का। x3 इसकल टू कितना हो जाएगा 5.4 और माइनस 5.3। तो इनमें अंतर कितने का है, तो इनमें 0.1 सेंटीमीटर का अंतर है। तो ये हमारा कितना, ये हमारा जो तीनों निकला हुआ है, ये तीनों ये क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है। तो अब हमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि चाहिए, तब हम लिखेंगे तब माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एक्स। और डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है जी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का, तो जितना हमारा निरपेक्ष त्रुटि ये है इन सब का योग, तो 0.1 फिर 0.0 और फिर 0.1, इन तीन हो गया। और 3 से हम भाग दे देंगे, जितनी इनकी संख्या है उतना हम तीन उतने से भाग दे देते हैं। तो ऐसे ही भाग देंगे, ऐसा ही ना कर रहे हैं जी, तो ऐसा कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 0.2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 0.2 में अगर 3 से आप भाग दे देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0.067 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप भाग देकर देख सकते हैं। तो बताइए इसमें कुछ हार्ड है जी, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल लिया। चलिए बार बार हम कर रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन को, तो अब आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलिए तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि आपको जितने भी हमने क्वेश्चन को कराया है वो सब समझ में आया होगा। तो हम आपको एक चाहते हैं होमवर्क देना, तो वो हमने होमवर्क यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए क्या रहेगा जी, होमवर्क रहेगा। और हमारे क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो होमवर्क करके इसका उत्तर, इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई का मान इतना दे दिया गया है और मापी गई लंबाई का मान इतना दे दिया है। हमसे कह रहे हैं प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, और हम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। अब प्रतिशत त्रुटि का हमने क्या फॉर्मूला बताया था जी, कि प्रतिशत त्रुटि जो एरर होता है इसका हमने यही फॉर्मूला बताया था कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि अब बटे माध्य मान गुणे क्या होता है 100 होता है। तो आपका काम क्या रहेगा, पहले आप हमें क्या निकालें, पहले आप माध्य मान निकालें, फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालें और गुणे 100 कर देंगे, तो यह आपका वैल्यू निकल जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्त, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपको निकालकर, और जो हमारा रियल जो मान है, ठीक है, माध्य मान यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो वास्तविक जो मान होता है उससे आपको भाग देकर और गुणा 100 कर देना है। नीचे क्या लिखेंगे, वास्तविक मान आप रख देंगे। आशा करता हूं कि आप करके आएंगे। ठीक है, आसान है जी, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। और इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। हमने आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल को कवर करने का प्रयास किया है, और इस चैप्टर से इसी प्रकार के न्यूमेरिकल को और भी आपको प्रैक्टिस करना है। अदरवाइज अब जो इसका चैप्टर 2 है, ठीक है, उस चैप्टर 2 का 1 शॉट वीडियो हम लेकर आएंगे, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले क्लियर करेंगे, फिर आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी हम कवर कराएंगे। तो अगर आप चाहते हैं फिजिक्स चैप्टर 2 का 1 शॉट वीडियो आए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा फिजिक्स चैप्टर 2 1 शॉट वीडियो लाइए, इतना आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।